वो डिटरमिनेंट्स का पार्ट 1 था। डिटरमिनेंट्स के पार्ट 1 में हमने कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तक, हमने चालू किया था व्हाट इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमने उस वीडियो में ये नहीं पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं तुमको सबसे पहले चालू करूँगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी काम आएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन बताने के जस्ट बाद मैं क्वेश्चन से चालू करूँगा और इस वीडियो में हमारे सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगे, जो प्रॉब्लम हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और रो ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके होंगे। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। अगर तुम ये सारे वीडियोस ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हो तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डिटरमिनेंट्स में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक रो की बात कर रहा हूँ तो आर आई मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे आई इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी एक नंबर हो सकता है, R1, R2, R3। उसको आप अगर चेंज करना है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा RI प्लस या माइनस जो भी आपका मन हो, कोई भी एक कांस्टेंट एंड कोई दूसरा रो। RJ मतलब J इंडिकेट कर रहा है कोई दूसरा नंबर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ R1 चेंजेस टू R1 प्लस 4R3, देखो ये अप्लाई कैसे करना है वो आगे बताऊंगा मैं। अभी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर पहला रो है R1 और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं R3 की मदद से उसको चेंज कर रहा हूँ और वो चेंजेस है R1 प्लस 4R3। सपोज मैं चेंज कर रहा हूँ R2 को, तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, R2 प्लस या माइनस जो भी मेरा मन, 5, 7, 3, 5 by 7 कोई भी कांस्टेंट मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। R3 लिख सकता हूँ, R1 लिख सकता हूँ, R4 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट होंगे। सपोज मैं लिख रहा हूँ R3, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, R3 प्लस 7। ये गलत है। कोई भी रो में आप सिर्फ एक नंबर ऐड नहीं कर सकते। जब आप 7 लिख रहे हो तो उसके बाद आपको एक रो लिखना पड़ेगा। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 8, ये भी गलत है। कोई भी रो में आप सिंपली एक नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो उसके साथ कोई कांस्टेंट के बाद इमीडिएट बात एक आपके पास रो होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूँ R1 चेंजेस टू 7R1, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, याद करो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में 7R1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बोथ साइड चल रहा है। डिटरमिनेंट्स में अगर 7R1 करते हैं तो ये सही है, लेकिन बाहर एक 1/7 आ जाएगा। हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए इजीली। 7R1 अगर आप लिख रहे हो तो पूरे रो में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 7। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आप डिटरमिनेंट में आपने 7 मल्टीप्लाई किया तो उसको आपको 7 में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे बचपन में करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। वैसे हमने क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। तो हमने 7 दिया रो 1 को और बाहर हमने लिख दिया 1/7। अगर आप लिख रहे हो C2 चेंजेस टू 3C2, मतलब कॉलम 2 में आपने 3 मल्टीप्लाई किया है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा, 1/3। पूरे डिटरमिनेंट के बाहर एक 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर सपोज आप लिख रहे हो C1, मतलब आप किसको चेंज कर रहे हो, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हो। तो कॉलम 1, अब आप इसमें प्लस या माइनस करना है आपको, जो आपका मन, एनी अदर नंबर, मान लो 5, एनी अदर कॉलम। यहाँ पे आप रो नहीं लिख सकते R1, ये गलत है। अगर आप लिख रहे हो C1 तो C1 पहले लिखना कंपलसरी है, फिर प्लस या माइनस, फिर कोई दूसरा नंबर, फिर कोई दूसरा कॉलम आपको लेना पड़ेगा। मतलब एलिमेंट, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे।
रो के समय में सिर्फ रो, कॉलम के समय में सिर्फ कॉलम। तो पहले हमने लिया रो, तो यहाँ पे भी देखो पूरे रो थे, जब आया कॉलम तो पूरे कॉलम आए। अगर हम ले रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5R2, ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये गलत है। R1 के इमीडिएट बाद सिर्फ R1 आएगा, मल्टीप्लाई दूसरे रो में होगा। लेकिन अगर आपको पहले 3 मल्टीप्लाई करना है तो पहले एक स्टेप में आप मल्टीप्लाई करो, बाहर 1/3 लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उसके साथ 5R2 को ऐड करो। एक ही स्टेप में आप ये नहीं कर सकते। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स में हम एक साथ 3 रो को भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, R1 प्लस AR2 प्लस BR3, ये भी कर सकते हैं हम लोग। R1 चेंजेस टू R1 प्लस AR2 प्लस BR3, मतलब हमने R1 लिखा, R2 में A मल्टीप्लाई करके ऐड किया और R3 में B मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, ये भी पॉसिबल है। R2 चेंजेस टू R2 माइनस AR1 प्लस BR3। तो पहले R2 है तो इमीडिएट बात निकालेंगे कि R2, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया AR1 और ऐड कर दिया BR3। प्लस माइनस मैंने बोला तो कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, ये कर सकते हैं क्या? ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसे कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपके पास नंबर है तो उसके साथ आपको एक रो या कॉलम लिखना पड़ेगा, तो ये गलत है। R2 चेंजेस टू 5R2, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं याद करा दूं, मैंने बताया था कि बाहर एक क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। समझ में आया कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। अब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब हम आगे क्वेश्चंस में आएंगे। अच्छा, बहुत बार बच्चों का ये डाउट होता है कि प्रॉपर्टी अगर हार्ड है तो हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे। तो याद रखना, क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट नोट लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व। तो अगर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। जब हम CBSE की बात कर रहे हैं, अगर हम JEE मेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस के लेवल ऐसे रहते हैं कि अगर आप एक्सपेंड करोगे डायरेक्टली तो बनेगा ही नहीं। प्रॉपर्टी लगाना उसमें भी कंपलसरी है, उसमें आपको मार्क्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं लगाना, क्वेश्चन बन जाए इसलिए प्रॉपर्टी लगाना है। तो दोनों ही केस में प्रॉपर्टी लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होगा, इसलिए प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सुनो। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके जज करेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ, कैसे, कब लगाना है। ओके, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मतलब पहले हमको इस क्वेश्चन को छोटा बनाना है। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप एक्सपेंड करते भी तो अगर आप कोई भी एक्सपेंशन करो, जीरोज नहीं है यहाँ पे, तो जब आप एक्सपेंड करोगे ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं इसको छोटा बनाने के लिए दिमाग लगा रहा हूँ। C1 चेंजेस टू C1 माइनस 8C2, सॉरी, अगर देखो 8C2 करूँगा तो उससे बेटर होगा 8C3। मतलब ऐसा नहीं कि यही दिमाग से क्वेश्चन बनेगा। छोटा क्यों कर रहा हूँ? देखो यहाँ 41 है, अगर मैं यहाँ 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 5 या 40, 41 माइनस 41 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का नंबर जो है, जो 41 है, वो छोटा हो गया। तो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं आप देखो और समझो। सबसे पहले कौन चेंज हो रहा है? C1। तो C1 पूरा बदल जाएगा, C2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, C3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ कौन चेंज होगा? C1 चेंज होगा। C1 में क्या चेंज होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेंज करेंगे। C1 विल चेंज विद द हेल्प ऑफ C3, मतलब 41 विल चेंज विद द हेल्प ऑफ 5, 79 will change with the help of 9, 29 will change with the help of 3।
41 C1 की जगह रखा मैंने, माइनस 8 इंटू C3 5, तो 8 5 का 40, 41 माइनस 40 क्या होता है 1। नेक्स्ट C1 माइनस 8 C3, 79 इसकी जगह पे रखेंगे हम लोग C1 की जगह पे, माइनस 8 C3 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 9, 79 माइनस 72 क्या होता है 7। अब C1 की जगह पे क्या रखेंगे 29, C3 की जगह पे क्या रखेंगे 3, 29 माइनस 24 क्या होगा 5। तो देखो इतने बड़े नंबर्स इतने छोटे नंबर में कन्वर्ट हो गए यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। तो ये क्वेश्चन में इसका नाम सब उसका ट्रायंगल डिटरमिनेंट से। अब क्या हो रहा है देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। आंसर आपके हाथ में, आंसर है 0, मतलब कैलकुलेशन एकदम कम हो गया और आंसर भी आ गया, मार्क्स भी मिल गए। समझ में आया? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो A B C आ गया, तो वैसे ही कैलकुलेशन टफ हो जाएगा अगर हम इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को दिमाग लगाना है। याद रखना जब भी 111 दिखेगा तो क्वेश्चन में कोशिश करना 111 को डबल जीरो बनाने की। आगे के क्वेश्चन में सब में हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उन सबसे बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि देखो यहाँ दिख रहा है A तो यहाँ B प्लस, B है तो C प्लस, C है तो A प्लस, ऐसा नहीं लग रहा कुछ एक चीज मिसिंग है हर बार इसमें। तो हम यहाँ क्या करते हैं C3 की इक्वल्स टू C3 प्लस C2, ताकि हर एक एलिमेंट सेम हो जाए। वो मिसिंग बच्चा हमको C2 में मिल गया 1 1 1 A B C। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, मतलब C3 C2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो A प्लस B प्लस C। जब ये दोनों ऐड हो गए A प्लस B प्लस C, जब ये दोनों ऐड हो गए A प्लस B प्लस C। अब किसी का कहना होगा कि सर क्वेश्चन तो पहले से बड़ा हो गया, लेकिन पहले से बड़ा नहीं होगा, पहले से बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट्स की और हमने डिफरेंस समझा था मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बीच में कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो से आप एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हो और कोई भी एक कॉलम से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस में आपको अगर कॉमन निकालना है तो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक मैट्रिसेस नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटरमिनेंट है। तो अगर ये डिटरमिनेंट है तो हम यहाँ से एक रो से या फिर एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये जो थर्ड कॉलम है इससे क्या कॉमन निकल जाएगा A प्लस B प्लस C। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 कंप्लीटली सेम है। अगर कॉलम 1 और कॉलम 3 कंप्लीटली सेम है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। अब A प्लस B प्लस C इंटू 0, इसका आंसर क्या होगा 0। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना इजीली सॉल्व हो गया कि हमने बिल्कुल सोचा नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम ABC को देखते हैं हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है और यहाँ से रियल क्वेश्चंस करने हम लोग चालू करेंगे। अभी जो हमने पहले जो क्वेश्चन बनाए थे बहुत ईजी थे। तीसरा क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से समझ लेते हो तो तुम एक पैटर्न समझ जाओगे। पूरा मैथमेटिक्स एक पैटर्न पे बिलीव करता है, हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं, जो पैटर्न हर क्वेश्चन पे आगे चल के फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न हमको मिलने वाला है वो आगे मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन को हमको समझने में हेल्प करेगा। देखो ये क्वेश्चन का हम लोग प्रूफ करना है, यहाँ भी विदाउट एक्सपेंडिंग है, हम लोग लेंगे LHS, क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। अब x y z स्क्वायर क्यूब सारे बच्चे हैं, कॉमन क्या निकल सकता है देखना है। कॉलम 1 से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा x, तो यहाँ बचेगा 1x x स्क्वायर। कॉलम 2 से क्या कॉमन निकल जाएगा y, 1y y स्क्वायर।
कॉलम 3 से क्या कॉमन निकल जाएगा, z, 1 z z स्क्वायर। तो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से एक एक एलिमेंट को कॉमन निकाल लिया और क्वेश्चन पहले से छोटा हो गया। जब मैं प्रॉपर्टीज बच्चों को पढ़ाता हूँ सबका एक सवाल आता है कि सर कैसे दिमाग चलेगा कि अब ये करना है। तो बहुत सिंपल है, याद करो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे बचपन में कैसे पता चला क्या करना है, सिंपली प्रैक्टिस करके। फैक्टराइजेशन में कैसे पता चला, मिडिल टर्म स्प्लिट जब पहली बार मैम हम पढ़ाई थी तब हमको लगा कि ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आज इजीली कर देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन बेसिक। तो वो कोई भी मैथमेटिकल पार्ट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जब आप इसके 25 क्वेश्चन बना लोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा अब क्या करना है। बहुत इजी टॉपिक है। देखो यहाँ पे देखा मुझे 111, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, जब भी आपको दिखेगा 111 क्या बनाना, 00। 00 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 00 बनाते ही हम एक्सपैंड इजीली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो 111 को हमारा ऑब्जेक्टिव है 00 बनाना। 1 को 0 कैसे बना सकते हैं, 1 - 1। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। देखो ये वाले 1 को चेंज करना है, C2 में है ये, चेंजेस टू C2 - C1। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो C1 विल नॉट चेंज, C2 - C1, 1 - 1 0, y - x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, हर एक C2 का एलिमेंट C1 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब 1 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ, y x से सब्ट्रैक्ट हुआ, y स्क्वायर x स्क्वायर। सिमिलरली अभी हमने C2 को चेंज किया, अब हम किसको चेंज करेंगे, C3 को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक स्टेप में 2 ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना अगर आप C2 और C3 को चेंज कर रहे हो तो दोनों को C1 से चेंज करो, मतलब दोनों चेंजेस सेम बच्चे के लिए होना चाहिए। मैंने देखो C2 को चेंज किया, C3 को चेंज किया, दोनों को चेंज किसके अकॉर्डिंग किया, C1 के। ऐसा नहीं कर सकते एक ही स्टेप में C2 चेंज हो रहा है C1 से और C3 चेंज हो रहा है C2 से। मतलब एक तरीके से बात ये है कि C2 और C3 दोनों स्टूडेंट हैं और C1 टीचर है। एक क्लास में एक ही टीचर होते हैं, तो इस क्लास का टीचर कौन है, C1। अब C3 - C1, 1 - 1 0, z - x, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, 111 को हम क्या बनाएंगे, 00। लो भाई बन गया 00। अब बताओ 00 बनाने का फायदा क्या है। मैंने प्रॉपर्टीज बताते समय बताया था जब भी ज़्यादा जीरोज होंगे उसी रो से एक्सपेंड करना। तो हम अगर यहाँ एक्सपेंड करेंगे रो 1 से तो कैलकुलेशन हो जाएगा एकदम कम, क्योंकि इस 0 और इस 0 का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो कैलकुलेशन सिर्फ इस 1 की वजह से होगा। अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करते समय सबसे पहले क्या आएगा, 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं लिख देता हूँ। अब 1 के रो और कॉलम हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 का रो हट गया, कॉलम हट गया, y - x, z - x। अब ये 0 और ये 0 तो लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं उसमें। तो कुल मिला के कुछ कहानी अब इतनी छोटी सी बची है। अब इसके बाद हम क्या दिमाग लगाएंगे, अभी भी हम थोड़ी स्मार्टनेस और दिखाएंगे। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y प्लस एक्स, y माइनस एक्स। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो अब देखो कॉलम 1 से क्या कॉमन निकल जाएगा, y माइनस एक्स। कॉलम 2 से कॉमन क्या निकल जाएगा, z माइनस एक्स। तो यहां बचा 1 y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स।
क्वेश्चन और छोटा हो गया और खूबसूरती ये है कि जो हमको मिला था वो हमारा आ रहा है। देखो एक्स वाई जेड आ चुका है, एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस एक्स, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस की बस कमी है। वाई माइनस जेड नहीं आया है, जेड माइनस एक्स आ चुका है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। वन इंटू दिस मतलब z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब x y z हमको पता है, हमको चाहिए x माइनस वाई, तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे। y माइनस एक्स में अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो क्या बन जाता है x माइनस वाई। z माइनस एक्स हमको चाहिए, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। z माइनस वाई हमको चाहिए y माइनस जेड, तो एक और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड। लो भैया प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई कॉमन निकालने वाली, फिर हमने ये दिमाग लगाया जब भी ट्रिपल वन दिखेगा क्या बनाना, डबल जीरो। डबल जीरो दिखते ही क्या कर देना, एक्सपेंड। एक्सपेंड हमने किसको यूज करके किया है, यूजिंग R1। जैसे आप एक्सपेंड के कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया, फिर से हमने कॉमन निकाला दोनों कॉलम में से, कॉलम निकालने के बाद फिर जैसे हमने एक्सपेंड किया हमारा आंसर हमारे हाथ में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन याद है, मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो ये वाले कॉलम को देखो, थर्ड कॉलम बीच में प्लस है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो बीच में प्लस है या माइनस है तो उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके सबसे पहले LHS दो अलग अलग डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, सेकेंड कॉलम एज इट इज है, थर्ड कॉलम ब्रेक हो गया, ट्रिपल वन। दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक हो गया। जैसे ही हम इस डिटरमिनेंट को देखकर हमारे चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ट्रिपल वन, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत अजीब लग रहा है। तो पहले हम इसको कुछ अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, x वन एक्स पी एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, y वन वाई पी वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, z वन जेड पी जेड स्क्वायर। अब पहले से ज़्यादा बेटर है, यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा, p। तो इसी स्टेप में आप p भी कॉमन निकाल लो, तो ये p गया, तो p x y z कॉमन आ गया। अब आप इन दोनों को एक बार थोड़ा सा देखो, पूरे सेम है, बस उथल पुथल। तो हम इन दोनों को सेम बनाने का कोशिश करते हैं। तो ट्रिपल वन हम चाहते हैं कि वो पहली पोजीशन पे रहे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप इंटरचेंज करते हो तो मैंने बताया था साइन ऑफ द डिटरमिनेंट वैल्यू चेंजेस। मतलब अगर प्लस है तो बन जाएगा माइनस, माइनस है तो बन जाएगा प्लस। तो अगर हम चेंज करते हैं C1 इंटरचेंज विद C3 तो बाहर आ जाएगा माइनस, ट्रिपल वन आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। मैंने इस प्रॉपर्टी से हमने चेंज किया, C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया ताकि हम लोगों का काम थोड़ा सा बने। लेकिन अभी भी हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में या थर्ड में है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक और बार इंटरचेंज कर देंगे, C2 इंटरचेंज विद C3।
इस बार क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई जेड यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो माइनस था ये क्या बन गया प्लस, बिकॉज साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, देयरफॉर ये माइनस क्या बन गया प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हमने कॉपी कर दिया। अब ये दोनों डिटरमिनेंट एग्जैक्टली ट्विन है, तो इन दोनों को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर ये डिटरमिनेंट पूरा कॉमन निकल गया तो यहां से क्या कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। यहां से बचा 1, यहां से पूरा चला गया तो क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। तो सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा आ गया। देखो अभी तक हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं किया और पहला टर्म हमारे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारे लिए नया नहीं है, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। 111 जैसे ही 111 निकल क्या बनाना है, 00 मतलब इस बार पिछली बार कॉलम में था, इस बार रो में, बस ये डिफरेंस है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। R1 वैसे ही रहेगा, R2 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। R2 अगर चेंज हुआ है R1 को यूज करके, तो R3 को भी हमको चेंज करना पड़ेगा R1 को यूज करके। मैं यहाँ पे R2 को यूज करके चेंज नहीं कर सकता हूँ, आएगा 0 ही, लेकिन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि दो रो को अगर चेंज कर रहे हैं तो सेम रो को यूज करके चेंज करना है। अब 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस कॉलम में कितने जीरो हैं, 2। तो हम लोग मैंने प्रॉपर्टी में बताया था उसी कॉलम को यूज करके एक्सपेंड करना जिसमें मैक्सिमम रो या कॉलम में जीरो होंगे। तो एक्सपेंड along C1 1 आ जाएगा, 1 का रो और कॉलम हट गया। कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है जो हमको चाहिए था और डिटरमिनेंट अब छोटा हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, y माइनस एक्स क्या बचेगा 1 y प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा z माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 1 z प्लस एक्स। अब जैसे ही आप इसको खोलोगे z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, आपका तीसरा एलिमेंट भी आ जाएगा और आपका आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन में खूबसूरती क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है बहुत इजी और दूसरा क्वेश्चन दिखने में है बहुत टफ। मैंने बताया था हर क्वेश्चन में पैटर्न होता है, अगर पैटर्न मिलेगा तो क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में है। इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक बार p को देखो, p के सामने क्या मल्टीप्लाई है 1 2 3 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 2 3, कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगे। तो आप C2 चेंजेस टू C2 माइनस PC1 कर दो। बच्चे बोलेंगे सर क्या हम p मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने तो बोला था कांस्टेंट, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कांस्टेंट और p कौन है, कांस्टेंट, तो p मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
जैसे ही आपने ये स्टेप लिया C1 तो भैया वैसे ही रहेगा, लेकिन C2 में देखो क्या चेंज आए, 1 प्लस पी माइनस पी 1, 3 प्लस 2p माइनस 2p 3, 6 प्लस 3p माइनस 3p 6। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस पूरे कॉलम में पीज हट गए और कितना छोटा हो गया है। अब यहाँ भी पक्का कुछ ना कुछ पैटर्न होगा जो इनसे रिलेट करता होगा, जैसे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में होता है। तो यहाँ पे देखो Q के सामने क्या मल्टीप्लाइड है 1, और यहाँ Q के सामने क्या है 1, Q के सामने 2 2, Q के सामने 3 3, अगेन सेम पैटर्न। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस QC1। जब इसमें आप Q मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जादू होगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस क्यू 1 प्लस पी। सिमिलरली 2Q कट जाएगा 1 प्लस 3P, 3Q कट जाएगा 1 प्लस 6P। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा बन गया, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकता और कुछ पैटर्न हो। तो पैटर्न यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है। P के सामने क्या मल्टीप्लाइड है 1 3 6 1 3 6, वापस पैटर्न मिल गया। तो C3 चेंज होगा C3 माइनस P के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा P C2। अब P कट जाएंगे 1, 3P कट जाएगा 1, 6P कट जाएगा 1। इतना बड़ा क्वेश्चन दो स्टेप के बाद इतना छोटा बन गया। सोचो अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो क्वेश्चन कैसा होगा, एकदम नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ वापस मुझे वही चीजें दिखी 111। मैंने बोला था जब भी आपको दिखे 111 क्या करना, 00 बनाना। तो एक R2 एक R3 दो को चेंज करेंगे। R2 चेंजेस टू फोन साइलेंट बार-बार R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus, दिख रहा है? नहीं, वो रिफ्लेक्शन सेकंड वाला नहीं। हाँ R1 R3 changes to R3 minus R1। तो हम ये दो चेंज करेंगे अब, ताकि ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए। देखो 111 यहाँ पे कॉलम में भी था, वो आपका मन है। मुझे रो में दिखा, मैंने रो में किया। आप कॉलम से कर सकते थे C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में रो में गया था, इसलिए मैंने कॉलम में करके दिखा रहा हूँ। अब R1 वैसे ही रहेगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0। अब ये क्वेश्चन अचानक से और छोटा हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पे है, कॉलम 3 में। तो हम लोग एक्सपैंड करेंगे यूजिंग कॉलम 3। तो पहले आएगा 1, 0 0 की जरूरत है नहीं, इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा 1 2 2 5। 5 इंटू 1 5 माइनस 2 जो 4 1। हर बड़े क्वेश्चन का आंसर 1 या 0 नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन का है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में हमको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो देखो पहले यहाँ पे सब जगह डबल एलिमेंट दिख रहे हैं और यहाँ हर जगह सिंगल। तो बच्चा जैसे ही ऐसा दिखता है तो उसको प्रॉपर्टी याद आती है कि अगर बीच में प्लस है तो दो डिटरमिनेंट टूट जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से पहले ये 2 में टूटेगा, फिर वो 2 4 में टूटेंगे, फिर वो 2 8 में टूटेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई भी एक
ट्रांसफॉर्मेशन से आप तीनों कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, तीनों रो को भी ऐड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ दिमाग ये चल रहा है कि मैं देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी सेम टाइप के नंबर लिख रहे हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, LHS ले लिया है मैंने। तो कॉलम 1 में क्या आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c 2 जब ये तीनों ऐड होंगे तो ऑब्वियसली 2a 2b 2c आएगा, 2 कॉमन निकल गया। सिमिलरली कुछ ऐसा हो गया। बाकी दोनों कॉलम वैसे नहीं। अब कॉलम 1 में से क्या कॉमन निकल जाएगा 2। कॉलम 1 में से कॉमन निकल गया 2। अब क्वेश्चन और छोटा हो गया, तो बच्चों का डाउट होगा सर पहले तो 2 था, अभी आपने 3 कर दिया है। तो 3 कर दिया तो ज़्यादा बेटर हो गया है, क्योंकि अब क्या होगा देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इन दोनों को C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, जब ये दोनों माइनस होंगे C माइनस C गया, A माइनस A गया, माइनस B बचेगा। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे R गया, P गया, माइनस Q बचेगा। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे Z माइनस Z, X माइनस X क्या बचेगा माइनस Y। आ गया ना सिंगल एलिमेंट्स। वैसे ही हम C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर देंगे। तो जब ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस C, जब ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस R, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस Z। अगेन सिंगल एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पे सिंगल चाहिए, तो यहाँ A B C में B और C को हटा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वापस C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर दो। A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C क्या बचेगा A। P प्लस B प्लस R माइनस 2 माइनस R क्या बचेगा P। वैसे जब ये तीनों ऐड होंगे क्या बचेगा X। और ये जो 2 है वो तो है ही। तो देखो क्वेश्चन में पहले डबल थे, हमने बनाया पहले ट्रिपल, फिर हमने बनाया सिंगल्स, अब सारे सिंगल्स आ गए। अब कंपेयर करो 2, सब ठीक है। यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, मैंने बताया था कोई भी एक रो या एक कॉलम से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो हम इस कॉलम से कॉमन निकाल लेते हैं -1, तो -1 कॉमन निकल जाएगा। वैसे इस कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस। अब आ गया ये क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया, बहुत सिंपल था। तो ये जो दिमाग लग रहा है कि कॉलम ऐड होगा, रो ऐड होगा, ये सारा दिमाग आप प्रैक्टिस करते करते लगेगा। तो पहले 10 क्वेश्चन आप लोग जो मैंने तुम लोगों को बना के दिया, सेम क्वेश्चन को तुम लोग बनाते जाओ। जैसे ही आप ये 10 क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद जब मैं PDF तुम लोगों को शेयर करूँगा, वो PDF को तुम लोग बना लो और उसके डाउट्स पूछोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पैटर्न से आगे हमको 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे इसी पैटर्न में। इस क्वेश्चन में कुछ नया करना है हमको। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ करना है, प्रूफ करने को देख के बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हम लोग कि क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहला स्टेप होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं देगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं आएगी। इन तीनों को ऐड करेंगे कोई सिमिलैरिटी नहीं आएगी, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, A कॉमन निकाल लेता हूँ मैं रो 1 से,
तो रो 1 से अगर ए कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो ए है ही नहीं, 1 है, तो 1 का मतलब 1/a प्लस ए कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 1। सिमिलरली यहाँ से ए कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 1/a, और यहाँ भी क्या बचेगा 1/a। तो ये हमारा फर्स्ट रो ऐसा बन गया। सिमिलरली सेकेंड रो में मैं कॉमन निकाल लेता हूँ b, तो यहाँ क्या बचेगा 1/b प्लस 1/b। वैसे थर्ड रो से अगर मैं c कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा 1/c प्लस 1। आया समझ? हमने फर्स्ट रो से कॉमन निकाला है a, अगर कहीं भी कोई चीज़ नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए 1/a आया। तो ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ABC कुछ दिख पा रहा है। अब सिमिलैरिटीज इतनी ज़्यादा आ चुकी है, आप करो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चेंजेस आपने कहाँ पैदा किए R1 में। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे 1 बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अब रो 1 में देखो तीनों एलिमेंट सेम हो गए, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो ABC क्या आ जाएगा 111। ये वाले स्टेप आने के बाद हर बच्चा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वापस हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 111। मैंने बताया था जब भी 111 दिखेगा क्या बनाना 00। C2 changes to C2 minus C1, C3 changes to C3 minus C1। वन माइनस 1 0, 1/b कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1/c कट जाएगा 0, 1 minus 1 0 0 1। बाप रे बहुत छोटा हो गया ये क्वेश्चन। तो इधर ABC को तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, ABC इंटू 1 ABC इंटू 1/a BC, ABC इंटू 1/b AC, ABC इंटू 1/c AB। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सब में डबल 0 है। पहले क्या आएगा 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, और कुछ आएगा ही नहीं जो कि डबल 0 है। अब यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या होता है 1 को लिखने का जरूरत है नहीं, तो ये हट गया, तो ये बचा, यही हम प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें भी थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे। तो देखो यहाँ पे 1 + a² + b², अगर ऐसा कुछ रहता तो कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ -b² है या -a² है या दोनों में माइनस है, मतलब जो चाहिए वो तो है ही नहीं, जो नहीं है वो लाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि पता है क्या लाना है। जब बताओ क्या लाना हो तो क्वेश्चन में सॉल्व सिर्फ दिमाग इस चीज़ का लाना है कैसे लाना है,
अगर कभी कभी ये पता करना पड़ता है पहले क्या लाना है, फिर पता करना पड़ता है कैसे लाना है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। माइनस बी स्क्वायर को बस क्या बनाने का दिमाग लगाना है, प्लस बी स्क्वायर। बताओ क्लास 9 के दिमाग से माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? जब हम उसमें 2b स्क्वायर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर में मुझे चाहिए प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे 2b दिख रहा है, इसको क्या देना पड़ेगा, एक b, और प्लस चाहिए इसलिए इसको क्या देना पड़ेगा, माइनस, तो एक माइनस b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो c1 चेंजेस टू c1 प्लस b c3। सही किया मैंने? नहीं, क्योंकि b मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस b c3। तो माइनस b इंटू माइनस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2ab c1 की जगह पे आएगा माइनस b इंटू c3 की जगह पे क्या आएगा, 2ab माइनस 2ab 0, क्या आ गया, 0। 2b c1 की जगह पे आएगा माइनस b इंटू c3, तो b इंटू 1 b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। 2b माइनस b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। लेकिन माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस प्लस, तो ये भी प्लस प्लस। अब C2 में ध्यान दो, माइनस a स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, प्लस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर बनाना है माइनस a स्क्वायर, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर। यहाँ पे 2a ऑलरेडी है, मतलब इसको क्या देना पड़ेगा, a, तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस a C3, C2 चेंजेस टू C2 प्लस a C3, तो इसमें जब a मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2ab माइनस 2ab 0। ये तो हमने प्लानिंग करके की है तो यही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2a प्लस a इंटू दिस, a इंटू 1 a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। अब ये वैसे ही रहेगा और कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हमने 2 ऑपरेशन लगाया और अब कुछ हमारे काम की चीजें आई हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या कॉमन निकल जाएगा, b, क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस a, इस स्टेप से इस स्टेप में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन और मज़ा आया हमको, हमारी चीज़ें कुछ ज़्यादा आ रही है। अब इस कॉलम में से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो 1 0 b, ठीक, कॉमन भी निकल गया, छोटा भी हो गया। इस कॉलम में से सेम कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर 0 1 माइनस a, और छोटा हो गया और स्क्वायर तक आ गया, हमको चाहिए क्यूब, मतलब एक और बार आएगा, माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ ऐसा आ गया ये क्वेश्चन में। वापस सेम दिमाग लगाएंगे, हमको चाहिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमको
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। माइनस ए स्क्वायर को आप प्लस ए स्क्वायर कैसे बना सकते हो? जब आप उसमें क्या ऐड करोगे? 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर के लिए यहाँ क्या दिख रहा है? 2a। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a। तो ये कहाँ पे है? R3, क्योंकि हम इसके हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, R2 नहीं। तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस माइनस ए स्क्वायर के लिए 2a स्क्वायर, यहाँ 2a है तो इसको एक a देंगे, AR2। लेकिन अब a स्क्वायर तो चेंज हो गया, माइनस b स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमको? प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 2b है, तो माइनस के लिए एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक माइनस 2b के साथ एक b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस a मल्टीप्लाई किए इसमें तो ये बन गया 2a स्क्वायर, माइनस b इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2b स्क्वायर। जब ये दोनों इससे ऐड हुआ तो ये बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इतनी मेहनत के बाद ये वाला बच्चा हमारे काम का आ चुका है। चेंज हो रहा है R3, मतलब R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज कौन होगा? R3। उसका एक एलिमेंट हमको फिक्स है। अब मेहनत सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए करना है, जो कि बहुत कम होगी। R3 की जगह पे देखो, अगर तुमको कंफ्यूजन होता है ना तो उसके नीचे नीचे उन चीजों को लिखे करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। R3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? B प्लस a इंटू R2। R2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 0 माइनस b। R1 की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 1। a इंटू 0 0, b माइनस b 0। ठीक। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बारी। इस बार R3 की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस a। R2 की जगह पे क्या रखेंगे? 1। R1 की जगह पे क्या रखेंगे? 0। माइनस a प्लस a क्या बन जाएगा? 0। 0 माइनस 0 0। अब ये क्वेश्चन में इस कॉलम से, सॉरी इस रो से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? रो 3 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने रो 3 से कॉमन निकाला है। रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा, रो 3 में 0 0 1। 0 में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, 0 ही बचेगा। फाइनली हमको जो चाहिए था वो आ चुका है। इसका मतलब इसका आंसर हमको पता है क्या होगा? 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग, हम लोग कॉलम 1 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बेटर है पहले ही यूज करो। एक्सपेंड कॉलम 1। वन का रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा 1 2a 0 1। कॉलम 1 में जो डबल 0 है उसको एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है, 0 में 23 0। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 2 है 0, 1 माइनस 0 1 गया आंसर। तो ये क्वेश्चन मजाक नहीं, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा करना है। तो आपको ये समझना है कि कैसे करना है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करना। तो धीरे धीरे जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, इस क्वेश्चन को मिनिमम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसी मॉडल के 3-4 क्वेश्चन पीडीएफ में है, पीडीएफ का लिंक वीडियो में है, उसको आप देख सकते हो। तो इसको जब आप बनाओगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि प्रॉपर्टीज को हमको कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे प्रॉपर्टीज लगाना है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बहुत छोटे छोटे स्टेप में करना है। जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम लोग इसी तरह की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम लोग सेम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। एक्सपेंडिंग कभी भी हमारा जरिया नहीं होगा सॉल्व करने का, पहला काम हमेशा प्रॉपर्टी होगा। इसलिए प्रॉपर्टी को जरूर नोट कर लो और समझ लो अच्छे से। ओके, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव, ए बी
तीनों पॉजिटिव नंबर है एंड आर पीथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ जीपी। देखो हर चैप्टर एक दूसरे से मिक्स हो जाता है मैथमेटिक्स में, तो ये बोल रहे हैं कि एबीसी जो है वो पीथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ जीपी है। मतलब ए कौन है, पीथ टर्म ऑफ जीपी, बी कौन है, क्यूथ टर्म, और सी कौन है, आर्थ टर्म। जीपी का याद करो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। इसमें ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को ए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी लॉग ए दिया हुआ है और ए बोल रहा पीथ टर्म है। तो अगर पीथ टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म कैसे ए हो सकता है? तो फर्स्ट टर्म को हम लोग इस बार मान लेते हैं कैपिटल ए। रेशियो को हम लोग आर नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आर टर्म यूज कर रहा है, तो कॉमन रेशियो को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक, अब बताओ सेकेंड टर्म क्या होगा, ए आर। थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर 4। तो पीथ टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर पी माइनस 1। सिमिलरली बी क्यूथ टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1। आर्थ टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर आर माइनस 1। पीथ टर्म है तो p माइनस 1, क्यूथ टर्म है तो q माइनस 1 और आर्थ टर्म है तो r माइनस 1। फर्स्ट टर्म हमने लिया कैपिटल ए और कॉमन रेशियो हमने लिया कैपिटल R। अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं। ये मैंने बताया था डिटरमिनेंट का सिंबल होता है log a। a के जगह पे क्या आ जाएगा, a r p माइनस 1। log b a r q माइनस 1। log c a r r माइनस 1। बहुत बच्चे इतना देख के गिव अप कर देते हैं कि भैया log आ गया, gp आ गया, माइनस 1 प्लस 1 p q r। मतलब सारे ऐसे बच्चे जिनसे उनको बचपन से नफरत थी, p q r log gp सब एक साथ आ गए। लेकिन जब इतनी सारी चीजें क्वेश्चन में एक साथ आती है तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए बी ऐसा सोच लो, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर पी माइनस 1। वैसे ही हो जाएगा लॉग ए लॉग आर टू द पावर क्यू माइनस 1 लॉग ए इस स्टेप से इस स्टेप में हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी चीज पावर में है तो कहाँ जाता है, सामने। लॉग ए टू दी पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। तो यहाँ पे कौन सामने आ जाएगा, p माइनस 1। यहाँ पे कौन सामने आ जाएगा, q माइनस 1। और यहाँ पे कौन सामने आ जाएगा, r माइनस 1। कुछ ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ p माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ p और 1 दिख रहा है, यहाँ q माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ q और 1 दिख रहा है, यहाँ r माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ r और 1 दिख रहा है। पैटर्न हर क्वेश्चन में आपको पक्का कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा अगर शिद्दत से ढूंढोगे तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बच्चे बोलेंगे सर जब भी 111 दिखता है आप तो बोलते हो 00 बनाओ, तो मैं वो रूल से अभी भी फिक्स हूँ। अगर तुम इसका भी 00 बना के सॉल्व करोगे 100% तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन ये मैंने एक और तरीका तुमको बता रहा हूँ सॉल्व करने का। तो अब ये बड़ा वाला बच्चा पूरा वैसा ही है, एकदम जिद्दी बच्चा।
एकदम अजीब दिख रहा है। कॉलम 2 में आ गया p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1। अब p माइनस 1 के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा log r, जो कि तीनों में है, और तीनों में क्या दिख रहा है, log a। तो मैं अब ये करूँगा कि मैं इस क्वेश्चन में सेम चीज लाने की कोशिश करूँगा। तो ये कहाँ पे है, C2 में, और ये कहाँ पे है, C1 में। तो मैं C1 में क्या करता हूँ, C1 चेंजेस टू C1 माइनस, मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, log r। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले C1 को चेंज नहीं करते, इस करके तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। C2 में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ log r C2। मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट को हम किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस बाहर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप log r मल्टीप्लाई कर रहे हो, log r, तो बाहर आ जाएगा 1 बाय log r। याद है मैंने बताया था कि किसी भी कॉलम में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर एक डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, रो 1 एज इट इज है, अब इन दोनों को देखो पूरा सेम दिख रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे, p माइनस 1 log r, p माइनस log r कट जाएगा, क्या बचेगा, log a log a log a। अब बहुत मुश्किलों के बाद पहला कॉलम छोटा हुआ, इतना छोटा हो गया। अब पहले कॉलम में बताओ क्या कॉमन निकल जाएगा, log a। तो log a अगर यहां से गया तीनों से तो क्या बन जाएगा, 1 1 1, और छोटा हो गया। अब ये क्वेश्चन का मैजिक है, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore the value of the determinant will be 0 0, एनीथिंग इनटू 0 0, खत्म। तो इसका हमको प्रूफ करना था कि क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो समय समाप्ति की घोषणा, 9 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले तुमको मेरा 5 टाइम ज़्यादा सॉल्व करना है। मतलब अगर मैं 9 क्वेश्चन बनाया तो तुमको 45 क्वेश्चन बनाना है, इंटू 5। जरूरी है याद रखना, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 5 टाइम्स का मिनिमम ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तुम उस वीडियो को देखने से पहले तुम लोग 45 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहोगे। जो मेरे PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें 50 क्वेश्चन हैं, उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उसके जो डाउट्स होंगे वो मुझे मैसेज करके पूछो। ये जो क्वारंटाइन डेज हैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमको, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंट्स हो, BST हो, इकोनॉमिक्स हो, पढ़ना भी है, इंजॉय करना है, कुछ नई चीज़ें नए तरीकों से सीखना है। समझ में आया? हैव अ वेरी नाइस डे, enjoy your work, enjoy your day and have a blast.